पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं, जोधपुर जिला दर्शन यानी पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि जोधपुर जिला दर्शन का कल जो मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ाया है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, वनपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक बार पुनः राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत आज मैं जोधपुर जिला का पार्ट नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जोधपुर जिला, जोधपुर जिला, चलिए जोधपुर जिला सबसे पहले अपन बात करेंगे जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले के बारे में। जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा रामदेव जी का मेला। पहला नंबर रामदेव जी का मेला, यहाँ लिखा मैंने रामदेव जी का मेला। देखिए साथियों, यहाँ से दो चीज बनती है। अगर प्रश्न आता है कि रामदेव जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपको जोधपुर को राइट करना पड़ेगा। और अगर प्रश्न आता है कि रुणीजा का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा रुणीजा का जो मेला है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जबकि रामदेव जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, जोधपुर में आयोजित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक आता रामदेव जी का पशु मेला। तो रामदेव जी का जो पशु मेला है वो नागौर में आयोजित किया जाता है, विशेष कर ध्यान रखना रामदेव जी का मेला। अब रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी। ठीक है, तो या इसको अपन बालीनाथ जी का मेला भी कह सकते हैं, बालीनाथ जी का मेला, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको हम बालीनाथ जी का मेला कह सकते हैं। ये कहाँ पर लगता है, ये मसूरिया डूंगरी पर लगता है। कहाँ पर लगता है, मसूरिया डूंगरी पर, मसूरिया डूंगरी या मसूरिया पहाड़ी पर लगता है। अब एक प्रश्न बनता है, जो भी भक्तजन बाबा रुणेजा की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले वे भक्त यहाँ पर आते हैं, वे श्रद्धालु, वे यात्रु यहाँ पर आते हैं, यानी रामदेव जी के इस मेले के अंदर आते हैं और उसके बाद वे रुणीजा की यात्रा करते हैं। तो इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो इस मेले का जो आयोजन होता है वो भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है। कब होता है, भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया, यानी भादवारी दूज को इस मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर लगता है, मसूरिया डूंगरी के अंदर लगता है। और रामदेव जी का मेला या बालीनाथ जी का मेला भी कह सकते हैं। बालीनाथ जी का मेला अपन इसलिए कह रहे हैं कि रामदेव जी के जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे, उन्हीं का यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो पहला मेला आ गया जोधपुर जिले का। दूसरा जोधपुर जिले का जो प्रमुख मेला है वो है वीरपुरी का मेला। कौन सा मेला है, वीरपुरी का मेला, वीरपुरी का मेला। ठीक है, चलिए वीरपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वीरपुरी का जो मेला है वो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है, मंडोर में आयोजित होता है। तो वीरपुरी का मेला कहाँ पर लगता है, वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। वीरपुरी का मेला कहाँ लगता है, मंडोर जोधपुर में लगता है। और कब लगता है, तो याद रखना है श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। विशेष का ध्यान रखना, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को जो मेला आयोजित किया जाता है वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। इसी के अलावा जोधपुर में एक और मेला लगता है नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी का मेला। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भी मंडोर में आयोजित होता है। कहाँ पर, यानी मंडोर में दो प्रमुख मेले हैं, उसमें से एक है वीरपुरी का मेला और दूसरा है नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी को लगता है। कब लगता है, ये अंधेरी रात में पंचमी को लगता है और वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार को आयोजित होता है वीरपुरी का मेला। क्लियर हो गया। चौथा मेला आता है खेजड़ी का मेला। चौथा मेला आता है खेजड़ी का मेला। खेजड़ी का मेला
बिल्कुल कहाँ पर आयोजित होता है? जोधपुर में आयोजित होता है। यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष का मेला आयोजित होता है जोधपुर में। खेजड़ी का मेला जिसके कहते हैं, ये कब लगता है? ये भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है, यानी तेजा दशमी के दिन लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को लगता है। तेजा दशमी यानी आप इसको कह सकते हैं भादवा शुक्ल दशमी। भादवा शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है, जोधपुर के अंदर लगता है। आपको पता होगा अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 जो विश्नोई समाज के लोग थे वो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अपने प्राण को न्यौछावर किया था। इसलिए विश्व का एकमात्र खेजड़ी का जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। इसके अलावा कौन सा? इसके अलावा देखिए मंडोर में एक और मेले का आयोजन किया जाता है, वो है रावण मेला। रावण मेला, ये रावण मेला कहाँ लगता है? रावण मेला भी मंडोर में लगता है। कहाँ लगता है? मंडोर के अंदर लगता है रावण मेला। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा एक प्रमुख मेला है जिसका नाम है बेतमार गणगौर मेला। कौन सा है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बेतमार गणगौर मेला। बेतमार गणगौर मेला। ठीक है, विशेष क्या ध्यान रखना? बेतमार गणगौर मेला ये जोधपुर का एक प्रसिद्ध मेला है और इसे गीगा गवर मेला भी कहते हैं। यानी बेतमार गणगौर मेला को अपन गीगा गवर मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? गीगा गवर मेला भी कहते हैं। ये जोधपुर का बहुत ही फेमस मेला है, यानी प्रमुख प्रसिद्ध मेला है। और कब आयोजित किया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है। कब होता है? तो आप ध्यान रखना, मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा है? बेतमार गणगौर का मेला, जिसको गीगा गवर मेला भी कहते हैं। एक होता है फलोदी का मेला। कहाँ पर लगता है? फलोदी में। इसी प्रकार एक अन्य मेला है जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला, वो है फलोदी का मेला। अब फलोदी का मेला कहाँ लगता है? फलोदी का मेला फलोदी में ही लगता है। कहाँ लगता है? और एक है कापरड़ा पशु मेला। कौन सा है? कापरड़ा पशु मेला। कापरड़ा पशु मेला यानी जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला प्रमुख पशु मेला कौन सा है? कापरड़ा पशु मेला। कहाँ पर लगता है? कापरड़ा गांव में ही लगता है। एक होता है रणछोड़ राय मंदिर, यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो क्लियर हो गया। तो ये तो जोधपुर के प्रमुख मेले हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर लेना। जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं, उसमें से पहला है बेतमार गणगौर मेला, जिसको गीगा गवर मेला के नाम से जाना जाता है। ये मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है और जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला एक प्रमुख प्रसिद्ध मेला है। एक अन्य मेला आता है जिसका नाम है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला मसूरिया डूंगरी यानी मसूरिया पहाड़ी पर आयोजित होता है, जिसे बालीनाथ जी का मेला भी कहते हैं। इस मेले का जो आयोजन होता है भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया को आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है। सावन मास के अंतिम सोमवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार नाग पंचमी का मेला मंडोर में लगता है, ये भादव कृष्ण पंचमी को लगता है। इसी प्रकार खेजड़ी का मेला जोधपुर में लगता है, तेजा दशमी के दिन लगता है, या आप इसे कह सकते हैं भादव शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन होता है। रावण का मेला मंडोर में लगता है। फलोदी का मेला फलोदी में लगता है। और एक अन्य मेला है जिसका नाम है कापरड़ा पशु मेला, जो कापरड़ा गांव में आयोजित किया जाता है। तो ये तो अपन जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में आपने लिखा है, मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे अपन बढ़ जाते हैं। चलिए अब अपन जोधपुर जिले के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध हैं पर्यटक स्थल उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। देवी देवताओं की साल, बिल्कुल कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। तो विशेष कर ध्यान रखना, ये मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
मंडोर जोधपुर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। अब आपको ध्यान रखना है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर प्रश्न आ जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको राइट करना होगा जूनागढ़। कहाँ पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर आपसे मंदिर पूछ ले तो जूनागढ़ बीकानेर को राइट करना होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अगर आपसे पूछ ले तो आपको मंडोर जोधपुर को राइट करना होगा। और 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी अगर आपसे पूछ ले, 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी अगर आपसे पूछ ले, देवी देवताओं की नगरी, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपसे नगरी पूछ ले तो आपको माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। चलिए बात करते हैं जोधपुर जिला दर्शन। और जोधपुर जिला दर्शन में पर्यटक की स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं प्रमुख, जिसमें एक मंदिर आता है जिसका नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आपको जूनागढ़ बीकानेर को राइट करना होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहाँ पर स्थित है तो आपको माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक आता है यहां पर जांज नृत्य। जांज नृत्य, अब जांज नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जांज नृत्य जोधपुर का एक प्रमुख नृत्य है। तो जांज नृत्य जोधपुर का प्रमुख नृत्य है। जांज नृत्य जोधपुर का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें महिलाएं छिद्रित मटकियां लेकर नृत्य करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर अपन पढ़ते हैं जोधपुर जिले के तो महत्वपूर्ण तथ्य में आता है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था बड़ला गांव जोधपुर में। कहाँ पर किया गया था? बड़ला गांव जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कब किया गया था? बड़ला गांव जोधपुर में किया गया था 21 अगस्त 2013 को। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया तो आपको राइट करना होगा भड़ला। और ये कहाँ पर आता है? जोधपुर में। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को। अब प्रश्न आता है मंथानिया। मंथानिया क्या है? विश्व का प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय ऊर्जा परियोजना। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय ऊर्जा परियोजना जो जर्मनी के सहयोग से संचालित की जा रही, कहाँ पर है? मंथानिया जोधपुर के अंदर। तो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ अगला लिख रहा हूँ मैं आपके सामने मंथानिया। और मंथानिया कहाँ पर है? ये जोधपुर में। यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना, विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना, विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना संचालित की जा रही है। किसके सहयोग से? तो आपको ध्यान रखना होगा जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से?
जर्मनी के सहयोग से विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना कहां पर संचालित की जा रही है? मंथानिया जोधपुर में। कहां पर? मंथानिया जोधपुर में। एक है B3 पवन ऊर्जा परियोजना, यह भी कहां पर है? फलोदी जोधपुर में। तो ये भी लिख लीजिए आप, B3 पवन ऊर्जा परियोजना, B3 पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ पर है तो आपसे पूछ ले, अगर प्रश्न थोड़ा अंदर चला जाए तो आपको राइट करना पड़ेगा फलोदी में। आपको पता होगा कि जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त घोषित किया गया था 12 मई 2013 को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मई 2013 को धूम्रपान, 12 मई 2013 को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया, मुक्त शहर घोषित किया। देखिए प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आता है कि जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? आपको याद रखना पड़ेगा 12 मई 2013 को, 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। पांडुलिपि का भंडार यहाँ पर है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान जोधपुर में स्थित है। तो आप चाहें तो लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आपको पता होगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। तो ये भी लिख लीजिएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर में की गई है। और कब की गई है? 1957 में की गई है। आपको पता होगा राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2012 को। तो ये प्रश्न कई बार आता है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण, हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में किया गया, जोधपुर में किया गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पुनः आपको समझा देता हूं, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए बात अपन करते हैं जोधपुर जिला दर्शन। और जोधपुर जिला दर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जांज नृत्य। देखिए जांज नृत्य ये जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं क्या करती है? छिद्रित मटकियाँ लेकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? भड़ला जोधपुर के अंदर। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को किया गया था। मंथानिया जोधपुर के अंदर है। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना, विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? मंथानिया जोधपुर में है। किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? जर्मनी के सहयोग से संचालित की जा रही है। चलिए B3 पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के फलोदी में। ठीक है, चलिए 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त शहर घोषित किया गया। 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। 1 अप्रैल 2012 को राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में किया गया। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। यानी पांडुलिपियों का सर्वाधिक भंडार जोधपुर में आपको मिलेगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थापना की गई है 1957 में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अब मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है, राजस्थान का
प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है तो आपको राइट करना पड़ेगा भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को। अगर आता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? प्रश्न आता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, तो आपको राइट करना पड़ेगा धौलपुर को। देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछ ले तो आपको धौलपुर को राइट करना पड़ेगा। मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो यहां मैंने लिखा मरुगंगा का प्रवेश द्वार। मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा हनुमानगढ़ को। मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? हनुमानगढ़ को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न आता है राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है तो आपको यहां पर अलवर को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अलवर को। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि शेखावटी क्षेत्र का, आपसे प्रश्न पूछ ले शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा डीडवाना। किसको? डीडवाना। और डीडवाना कहाँ पर आता है? डीडवाना आता है भाई नागौर में। कहाँ आता है? नागौर में। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? डीडवाना को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? देखिए, एक आ गया मरुस्थल। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर जोधपुर को राइट करना पड़ेगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जोधपुर को। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? झुंझुनू को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? तो साथियों आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? झुंझुनू को। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार आता है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अजमेर में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फैक्ट में बता रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि जितने भी आपको प्रवेश द्वार पूछे जाते हैं राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत, या अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार डिडवाना को कहा जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार अजमेर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, कुछ जोधपुर में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो आप इसे कह सकते हैं देश का दूसरा यानी देश का दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि देश का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देश का प्रथम
आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको भाई गुजरात को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? गुजरात को राइट करना पड़ेगा। जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1962 में स्थापित किया गया था। एक प्रश्न आता, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको राइट करना पड़ेगा जोधपुर में। कब स्थापित किया गया था? 2001। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कब स्थापित किया गया था? 2001। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय यानी देश का दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। प्रथम गुजरात की अगर प्रथम पूछ ले तो गुजरात की। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 1962 में स्थापित किया गया था। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। 2001 में विस्थापित किया गया था। अब एक प्रश्न आता है राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एक प्रश्न आता है राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये अगर प्रश्न पूछ ले तो भी आपको जोधपुर में। और कब स्थापित किया गया था? याद रखना 2002, याद रखना 2001 नहीं है, 2002 है, 2002। क्लियर हो गया। अब देखिए एक आता है सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कब स्थापित किया गया था? 2012 में। तो यहां मैं लिख रहा हूं सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा, सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? 2012 में। कब स्थापित किया गया था? 2012 में। एक आता है केमिकल ग्रेड चूना, आपको पता होगा केमिकल ग्रेड जो चूना है जोधपुर का फेमस है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, बिल्कुल केमिकल ग्रेड चूना पत्थर कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। एक आता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। देखिए याद रखना केमिकल ग्रेड चूना पत्थर अगर आपसे पूछ ले तो जोधपुर को राइट करना होगा, और स्टील ग्रेड चूना पत्थर पूछ ले तो जैसलमेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? जैसलमेर। तो यहाँ अब मैं नोट करवा के लिखवा रहा हूँ स्टील ग्रेड चूना पत्थर अगर आपसे पूछ ले तो किसको राइट करना है? अगर आपसे पूछ ले तो किसको राइट करना है? आपको जैसलमेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? जैसलमेर को राइट करना होगा। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर एक राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो देश का दूसरा है, और देश का दूसरा है, राजस्थान का तो खैर प्रथम होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है, देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। देश का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको गुजरात को राइट करना होगा। चलिए जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। 1962 में स्थापित किया गया था। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 2001 में स्थापित किया गया था। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 2002 में स्थापित किया गया था। सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 2012 में स्थापित किया गया था। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो जोधपुर को राइट करना होगा। और स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो आपको जैसलमेर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जोधपुर जिले का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल याद रखना होगा। जोधपुर जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल कितना है साथियों? अभी मैंने बताया था 22,850।
कितना है 22,850 वर्ग किलोमीटर। यानी जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 22,850 वर्ग किलोमीटर है। यानी एक चीज बनती है इसका पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है, चौथा सबसे बड़ा जिला है। ये पहला प्रश्न आप नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है। देखिए क्योंकि देखिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको याद रखना है तो चौथा, और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो दूसरा, जनसंख्या की बात करते हैं तो दूसरा। अब आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ की जनसंख्या कितनी। अच्छा, प्रथम स्थान पर कौन सा आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरा प्रश्न भी है, प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर का आता है। किसका आता है? जयपुर का। जयपुर की जनसंख्या है 66,26,178 और जोधपुर की जनसंख्या है 36,87,165। हम बात कर रहे हैं जनगणना 2021 के, नहीं जनगणना 2011 के अनुसार। अभी जनगणना 2021 के अभी तक आंकड़े आए हैं, पूरे आए नहीं, जब आ जाएंगे तो हम थोड़ा और चेंजेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा मैंने जनसंख्या, जोधपुर जिले की जनसंख्या। जोधपुर जिले की जनसंख्या कितनी है? 36,87,165। कितनी है? 36,87,165। यानी जोधपुर जिले की जो जनसंख्या है वो 36,87,165 है। जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वो है 66,26,178। कितनी है? 66,26,178। अब दोस्तों याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो 5.38% है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% जो हिस्सा है वो जोधपुर में निवास करता है। अब दोस्तों यहां से दो प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी। तो सबसे पहले आपको पुरुषों की जनसंख्या याद रखनी है। किसकी याद रखनी? पुरुषों की। पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 19,23,928। कितनी है? 19,23,928। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 19,23,928। और अगर महिलाओं की पूछ ले तो 17,63,287। कितनी है महिलाओं की जनसंख्या? 17,63,287। ये महिलाओं की जनसंख्या है। जोधपुर जिले की महिलाओं की जनसंख्या है 17,63,287 है और पुरुषों की जो जनसंख्या है, सॉरी 237 से ध्यान रखना, 237। पुरुषों की जो जनसंख्या है वह है 19,23,928। ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है, साक्षरता कितनी है? एक प्रश्न बन सकता है, साक्षरता कितनी है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जोधपुर जिले की अगर आपसे साक्षरता पूछ ले, जोधपुर जिले की अगर आपसे साक्षरता पूछ ले, क्योंकि देखो प्रश्न आता है, तो जोधपुर जिले की साक्षरता कितनी है? 65.9% है। कितनी है? 65.9% है। जोधपुर जिले की साक्षरता कितनी है साथियों? 65.9% है। कितनी है? 65.9%। अगर पुरुषों की साक्षरता पूछ ले तो 79% है और महिलाओं की साक्षरता पूछ ले तो 51.8 है। पुरुषों की साक्षरता है 79.0% है और महिलाओं की जो साक्षरता है वो 51.8% है। कितनी है? 51.8%। महिला की साक्षरता कितनी है? 51.8%। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की अगर साक्षरता पूछ ले तो 79.0% है। कितनी है? 79.0%। क्लियर हो गया? तो एक बार आप इस पूरे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका सावधानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके नोट्स में
मदद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर जिला, साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन का पार्ट नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोधपुर जिला, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या अगर पूछ ले आपसे जनगणना 2011 के अनुसार तो वो है 36,87,165। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% जो हिस्सा है वो जोधपुर में निवास करता है। अगर जनसंख्या में प्रथम स्थान पूछ ले तो जयपुर का है। जयपुर की जो जनसंख्या वो है 66,26,178, 66,26,178। क्लियर हो गया। चलो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जोधपुर का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जोधपुर का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राजस्थान में स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राजस्थान में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है भैया? याद रखना जयपुर है। जयपुर का जो जनसंख्या वो कितनी है? 66,26,178। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? जैसलमेर, दूसरे स्थान पर बाड़मेर, तीसरे स्थान बीकानेर और चौथे स्थान पर कौन सा आता है? जोधपुर जिला आता है। जोधपुर जिलों में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 19,23,928 और महिलाओं की जनसंख्या वो है 17,63,237। अगर आपको साक्षरता पूछ ले तो जोधपुर जिले की साक्षरता 65.9%, महिलाओं की साक्षरता है 51.8%, पुरुषों की साक्षरता है 79%। क्लियर हो गया। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर जिले का लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो जोधपुर जिले का लिंगानुपात, याद रखना जोधपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो है 916। और अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछ ले, जोधपुर जिले का शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो आपको याद रखना पड़ेगा 891। शिशु लिंगानुपात कितना है? 891 है। और वैसे सामान्य जो लिंगानुपात है वो कितना है? 916। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो कितना है? यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 161। कितना है? 161। विशेषकर ध्यान रखना जोधपुर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 161 है। कितना है? 161 है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है? तो वन्य जीव श्रेणी में जो शुभंकर बनाया गया है वो कुर्जा पक्षी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कुर्जा पक्षी को बनाया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जोधपुर जिले के अंदर स्थित जिले, यानी जोधपुर जिले के अंदर झीलें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर कायलाना झील है, तख्त सागर है, बाल संबंध झील है, उम्मेद सागर है, पिचियाक बांध है और प्रताप सागर बांध है। ये प्रमुख रूप से है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको जिले और बांध प्रमुख रूप से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कायलाना झील स्थित है। प्रश्न आता है कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यहाँ पर तख्त सागर तालाब स्थित है। तख्त सागर तालाब स्थित है। और क्या है? यहाँ पर बाल संबंध झील है। कौन सी झील है बच्चों? बाल संबंध झील है। बाल संबंध झील भी यहाँ पर स्थित है। और क्या है? यहाँ पर उम्मेद सागर बांध है। कौन सा बांध है? उम्मेद सागर बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? उम्मेद सागर बांध है। और क्या स्थित है? यहाँ पर पिचियांक बांध है। क्या स्थित है? यहाँ पर पिचियांक बांध स्थित है। क्या स्थित है? पिचियांक बांध स्थित है। याद रखना यहाँ पर पिचियांक बांध भी स्थित है। और क्या है? प्रताप सागर बांध भी स्थित है। प्रताप सागर बांध भी स्थित है। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो बाल संबंध झील
और कायलाना झील, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपन यहाँ पर प्रमुख बांध के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जोधपुर जिला हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर जिले का लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो 916 को राइट करना होगा, और अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 891 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलो, जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 161 को राइट करना होगा, और अगर शुभंकर वन्य जीव श्रेणी का पूछ ले तो कुर्जा पक्षी को राइट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख झीलें की बात करते हैं तो यहाँ पर कायलाना झील है, तख्त सागर तालाब है, यहाँ पर बाल सम्मन झील है, यहाँ पर उमेद सागर बांध है, यहाँ पर पिचियांग बांध है, और यहाँ पर प्रताप सागर बांध भी स्थित है। क्लियर हो गया? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्लियर हो गया? चलो अब देखिए, यहाँ से एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। बांध अगर प्रमुख रूप से बांध पूछ ले तो कौन सा है, इसका आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है? जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। तो यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। इतना सा याद रखना, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। चलिए, पहले यहां आ रहा जसवंत, तो यहां लिखा मैंने जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध आ गया? जसवंत सागर बांध। दूसरा आ रहा गुलाब, इसका मतलब यहां पर एक और बांध है जिसका नाम है गुलाब सागर बांध। गुलाब सागर बांध। ठीक है, पिचक यानी पिचियाक बांध। पिचक यानी ये रहा पिचियाक बांध। तो यहाँ पर एक बार एक साथ ट्रिक लिख देता हूँ बांधों का। तो यहाँ लिखा मैंने पिचियांक बांध। ठीक है, उसके बाद आ रहा है उमेद, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उमेद सागर बांध। उमेद सागर बांध। ठीक है, उसके बाद आ रहा तख्त, तो यहाँ अपन लिखेंगे तख्त सागर बांध। कौन सा बांध लिखेंगे? तख्त सागर बांध। देखो, जोधपुर जिले में स्थित 5 प्रमुख रूप से बांध है, वो आपको एक छोटे से ट्रिक से याद रखना होगा। जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर, यानी अगर आपको ये ट्रिक याद रह गया तो सारे बांध आपको याद रह जाएंगे। चलिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। जोधपुर जिला अपन पढ़ रहे हैं। लिंगानुपात आपसे पूछ ले तो 916 को राइट करना होगा। अगर शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 891 को राइट करना होगा। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 161 को राइट करना होगा। अगर शुभंकर पूछ ले वन्य जीव श्रेणी का तो कुर्जा पक्षी को राइट करना होगा। झीलें और बांध की बात करते हैं तो कायलाना झील प्रमुख रूप से झील है, और उसके अलावा यहाँ पर बाल सम्मन झील है। ये प्रमुख रूप से 2 है जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके अलावा तख्त सागर तालाब है, उमेद सागर बांध है, पिचियांग बांध है, प्रताप सागर बांध है। जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर, यानी जसवंत सागर बांध है, गुलाब सागर बांध है, पिचियांग बांध है, उमेद सागर बांध है और तख्त बांध है। ये आपके सामने मैंने लिखा दिया है। आप जरा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, ताकि याद करने में आसान रहेगा, मदद रहेगा, आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। पढ़ते प्रमुख झील में पहला पॉइंट आ रहा है अपने पास में बाल संबंध झील। कौन सी झील आ रही है? बाल संबंध झील। चलिए, बाल संबंध झील का निर्माण किसने कराया? पहला पॉइंट आता है इसका निर्माण का। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था बालकनाथ परिहार ने। किसने करवाया था? बालकनाथ। देखो कई बार बालकनाथ आता है, कई बार बालक राव लिखा जाता है, तो मैं यहाँ राव लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। बालक राव परिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, निर्माण कब करवाया गया था? तो याद रखना 1159 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1159 ईस्वी में बालक राव परिहार द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कहाँ पर है ये, तो ये है साथियों, याद रखना मंडोर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? मंडोर के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया? अच्छा, बाल संबंध झील के उत्तरी ओर पर आपको पता है यहाँ पर बारादरी बनी हुई है। तो इस झील के अंदर बारादरी है, यानी ऊपरी जो छोर होता है, ऊपरी छोर पर बारादरी है। और बारादरी का जो निर्माण है राजा सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि बालसमंद झील पर बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो बालसमंद झील पर बारादरी का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा सूर सिंह के द्वारा कराया था। और राजा सूर सिंह ने, यहाँ के शासक सूर सिंह ने अपने रानी के लिए एक बाग का निर्माण कराया था, महल का निर्माण कराया था, जो इसके उत्तरी छोर पर है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, झील के दक्षिणी छोर, झील के दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया था। अपनी रानी के लिए महल का निर्माण करवाया, अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया। तो दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया और एक बाग लगवाया जिसका नाम है जनाना बाग। कौन सा बाग है? जनाना बाग। प्रश्न आता है कि जनाना बाग कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो जनाना बाग बालसमंद झील के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया? इसके अंदर एक अष्टखंबा एक निर्मित महल है जिसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है जिसका निर्माण भी किसने कराया था? जिसका निर्माण भी सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। और अगर इतनी सी बातें याद रह गई तो बालसमंद झील से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। मैं एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर जिले के अंदर हम पढ़ रहे हैं झील, और झील में से प्रमुख झील आती है, उसमें आता है बालसमंद झील। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव परिहार के द्वारा कराया गया था। 1159 ईस्वी में करवाया गया था, मंडोर के अंदर करवाया गया था। ठीक है। इस झील का जो पुनर्निर्मित कह सकते हैं या आधुनिकरण कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक बारादरी का जो निर्माण कराया था राजा सूर सिंह ने कराया था, जो इसके ऊपरी छोर पर है। और दक्षिणी छोर की अगर अपन बात करते हैं तो दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का निर्माण कराया था जिसको, और बाग लगाया था जिसका नाम रखा था जनाना बाग। इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है। इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है जिसका जो निर्माण कराया था सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। अगर प्रश्न आता है कि इस झील में पानी कहाँ से आता है, तो इस झील में जो पानी है वो गुलाब सागर बांध से पानी आता है। बिल्कुल, इस झील में कहाँ से पानी आता है? इस झील में जो पानी आता है गुलाब सागर बांध से आता है। कहाँ से आता है? गुलाब सागर बांध से। क्लियर हो गया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगली प्रमुख झील आती है, उसमें आती है अपने पास में कायलाना झील। कौन सी झील आती है? कायलाना झील। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको कैसे याद रखना है कायलाना झील, इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम की मदद में ले रहा हूँ। आप भी बस इसी प्रकार एक डायग्राम बना लीजिएगा ताकि याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, 3 पहाड़ियाँ मैंने बना दी, यानी कायलाना झील तीन छोर से पहाड़ियों से गिरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये कायलाना झील होगी। ठीक है। कायलाना झील है जो तीन छोर पर पहाड़ों से गिरी हुई है या पहाड़ियों से गिरी हुई झील है। और कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। यानी ये झील जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना होगा, यह है जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। ये जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। कायलाना झील जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। इसका आधुनिकीकरण कब कराया था? 1872 में कराया था, सर प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका आधुनिकीकरण कब से करवाया था? सर प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1872 में करवाया था। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आ गया। भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क बिल्कुल इसी झील के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया?
इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो इस झील में अगर पानी की बात करते हैं तो इस झील में जो पानी आता है वो राजीव लिफ्ट नहर से आता है। कहां से आता है? राजीव लिफ्ट नहर से आता है, यानी इंदिरा गांधी नहर है उसी की एक परियोजना है राजीव लिफ्ट नहर, उससे इस झील में पानी आता है। तो कायलाना झील कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कायलाना झील है, जिसका वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। ये जो झील है 3 छोरों से पहाड़ों से घिरी हुई है या पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को? तो आज की क्लास में तो बस इतना ही साथियों। आगे अपन कल इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। उम्मीद तो मैं करूंगा कि आज जो मैंने आपको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि जोधपुर को हम क्या कहते हैं? जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? पता होगा आपको, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। तो कई बार सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक आता है यहाँ पर ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? तो ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। आपके सामने अगर आपसे पूछ ले कि येलो सिटी, आपसे पूछ ले कि येलो सिटी, तो येलो सिटी किसको कहा जाता है? येलो सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। यानी नीला शहर किसको कहा जाता है? नीला शहर तो कहा जाता है जोधपुर को। पीला शहर किसको कहा जाता है? तो पीला शहर कहा जाता है भैया किसको? जैसलमेर को। अगर हमारे पास प्रश्न आता है विंड सिटी, तो विंड सिटी किसको कहा जाता है? तो याद रखना जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। अगर हमारे पास आता है पिंक सिटी, क्या आता है? पिंक सिटी। तो पिंक सिटी किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा जयपुर को, यानी गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को। अगर आपसे प्रश्न पूछे जिंक सिटी, आपसे प्रश्न पूछ ले कि जिंक सिटी किसको कहा जाता है, तो आपको पता होगा उदयपुर को। उदयपुर को जिंक सिटी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है, व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है, तो व्हाइट सिटी भी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे पास है ब्लू सिटी, क्योंकि हम जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं। तो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। येलो सिटी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। विंड सिटी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। जिंक सिटी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है? यहाँ पर उदयपुर को कहा जाता है। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास आप सभी को समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना, ताकि समय के अनुसार हम जो क्लासें लेकर आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।